गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपकी बायोलॉजी की क्लास में चैप्टर नंबर 5 में हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। क्या होता है साइटोप्लाज्म, चलिए जानते हैं। तो हेडिंग डालिएगा बेटा आप लोग, साइटोप्लाज्म। मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, समझिएगा। A region of each cell enclosed by the cell membrane। हर एक सेल के सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज किया गया वह रीजन इन विच वेरी लिटिल स्टेन आर प्रेजेंट, जिसमें बहुत ही छोटा सा लिटिल स्टेन प्रेजेंट होता है, एंड विच इज नोन एज, और जो स्टेन होता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक आपका फ्लूइड कंटेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। इसमें बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स भी होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल्स। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स सेल के लिए एक विशिष्ट कार्य करते हैं, स्पेशल फंक्शन करते हैं। अब देखिए, सेल जो है वो अपना काम सेल ऑर्गेनल से कराता है, यानी कि सेल ऊपर है, सेल ऑर्गेनल्स नीचे हैं। सेल ऑर्गेनल्स हैं जो उसके वर्कर हैं, और सेल जो है इसका मास्टर है, मालिक है। तो ये वर्क करके किसको देते हैं? सेल को देते हैं, ठीक है। यानी सेल के लिए वर्क करते हैं कौन? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आर द पार्ट्स ऑफ द सेल विच परफॉर्म द वर्क्स फॉर द सेल, ठीक है। नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के द्वारा ये सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इनक्लोज किए जाते हैं। इन प्रोकार्योट्स बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। अगर हम प्रोकार्योट्स की बात करते हैं तो उसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है उसकी एब्सेंस में, न्यूक्लियर रीजन की एब्सेंस में, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आल्सो एब्सेंट। तब वहाँ पर आपका जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो भी एब्सेंट होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए वो है ही नहीं, तो सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होंगे। अगर ऐसी कोई सेल होती है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, तब उसके अंदर आप देखेंगे कि जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी नहीं पाए जाते, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। इसमें मेम्ब्रेन्स होती है, तो उसके साथ ही साथ क्या क्या होते हैं? इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। अब इन सेल ऑर्गेनल्स का या फिर इस मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस क्या है? ये मेम्ब्रेन किस काम के लिए होती है? देखिए, मेम्ब्रेन जो होती है उसमें मौजूद कंटेंट को सेपरेट कर देती है दूसरे कंटेंट से, उसमें मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई कंटेंट है, यहाँ पर कोई कंटेंट है, तो इस पर मेम्ब्रेन हो गई, इस पर मेम्ब्रेन हो गई। अब ये इसको इससे मिलने नहीं देती तो हर एक सेल पे ये, ठीक है, ये चीज होती है। अब देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ द वायरसेस। वायरस के एग्जांपल को लेके इसकी सिग्निफिकेंस को समझा जा सकता है। किसकी? मेम्ब्रेन की। देखिए, आज के समय में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी डिसीजेज हैं। चलिए समझ लेते हैं पहले। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी। वायरस तब तक अपनी लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करता है जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं कर जाता, ठीक है। अगर वायरस बाहर है, ठीक है, तो वो बाहर ही रहता है, लेकिन जैसे ही वो लिविंग बॉडी में एंटर करता है तो लिविंग बॉडी में एंटर करने के साथ ही इट यूजेस द सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। ये उस बॉडी की सेल मशीनरी जो होती है उसका यूज करने लगता है, और यूज करने के बाद अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, ठीक है। यानी कि सेल्स मिल जाती है उसे बहुत सारी, तो बहुत सारी सेल्स के साथ में वो मल्टीप्लाई कर जाता है, वायरस बढ़ जाता है। जैसे कि अभी कोविड का चल रहा है, कोविड का भी क्या सीन है, कोविड से आदमी कैसे प्रभावित होता है समझ लीजिएगा। जैसे कोविड एक हल्का सा कोई छोटा सा वायरस है,
कोविड एक कोई वायरस है, जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो बॉडी के जो सेल्स हैं उसके साथ अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, मिलकर मल्टीप्लाई कर लेता है। तो उसकी जब संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तब क्या होता है, जो बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है, उस सिस्टम से जब ये हैवी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो सिस्टम काम करना मतलब उसका काम धीमा पड़ जाता है, तब वो काम नहीं कर पाता उतनी मात्रा में, तो हमारी बॉडी जो होती है अब अपना फंक्शन पूरी तरह से नहीं कर पाती, परफॉर्म नहीं कर पाती, और जो भी चीज़ें हैं वो भी अपना काम नहीं कर पाती। तो जिस वजह से हमको अब जो भी इलनेस होती है उसके हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो वायरस होते हैं वो अटैक करते हैं, काम करते हैं। तो पहले साइटोप्लाज्म में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं जो कुछ भी है, तो आप लोग लिखिएगा साइटोप्लाज्म में द साइटोप्लाज्म इज द फ्लड कंटेंट, द साइटोप्लाज्म is the fluid contained inside the plasma membrane, inside the plasma membrane, ठीक है। इसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट इज द रीजन of each cell enclosed by the cell membrane, by the cell membrane takes up very little state, very little state. It is called the cytoplasm. It is called the cytoplasm. और इसको क्या बोला जाता है बेटा? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। नई लाइन लिखिएगा, each of organelles performs a specific function देखिए यहाँ पर एक लाइन रहेगी, मैनी सेल्स ऑर्गेनल्स, यहाँ लिखिएगा मैनी सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इनसाइड इट, इसके अंदर पाई जाती है, और इसके आगे है ईच ऑफ ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन for the cell, सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग रख करके उसके बाद जो हमने अभी वायरस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसको समझ तो लिया ही है, तो मुझे लगता नहीं है कि उसको लिखने की आवश्यकता है कि वायरस कैसे काम करता है। अब हम लोग इन-टेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन-टेक्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, filling the gaps with the following table illustrating differences between prokaryotic and eukaryotic cells। फर्स्ट में प्रोकैरियोटिक सेल्स है और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें नंबर 1 साइज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर, इसमें साइज है जनरली 5 to 100 माइक्रोमीटर।
न्यूक्लियर रीजन, इसमें छूटा हुआ स्पेस है नंबर 2 में लिख लीजिएगा, इज पुअरली, न्यूक्लियर रीजन जो होता है इसमें इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू absence of nuclear membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की absence में, ठीक, and known as nuclei, and known as nucleoid, जिसको न्यूक्लियाइड भी बोला जाता है। और इसमें नंबर 2 पॉइंट है न्यूक्लियर रीजन वेर डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर 3 है क्रोमोसोम सिग्नल, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम। इसमें 4 पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, इसमें आएगा आपका 4th वाला पॉइंट जो होगा नोट कीजिएगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड या बाउंड सेल ऑर्गेनल्स presents ये आपका 4th वाला टॉपिक हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा सेल ऑर्गेनल। तो हेडिंग नाम दीजिएगा सेल ऑर्गेनल। ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था साइटोप्लाज्म में, फिर हमने सेल पढ़ा था, सेल के बाद सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था। अब सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे आपके जो पाए जाते हैं वो क्या है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनल्स किसके लिए वर्क करते हैं, सेल के लिए वर्क करते हैं। तो हम सेल को तभी स्पेसिफाई तरीके से पढ़ पाएंगे जब हम उसके सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ लेंगे। तो अब हम पहले सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। तो देखिए सेल ऑर्गेनल्स आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका पहला जो इसमें दे रखा है वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, इसको हम लोग ER भी लिखते हैं कैपिटल शॉर्ट में। गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टाइड्स, इस तरह के आपको सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो ये अपने आप में थोड़े बड़े बड़े टॉपिक है, तो हम लोग आज की वीडियो में केवल इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट्स पर पढ़ेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ लीजिएगा आज, बाकी का जो डिस्कशन होगा वो हम लोग कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बाकी का डिस्कशन कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।